हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए डेली करंट अफेयर्स की, मंथली, वीकली, स्टैटिक या MCQ फॉर्मेट में, कैटेगरी वाइज, बैंकिंग अवेयरनेस, किसी प्रकार की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और यूजर ID दोनों दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, PM नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द उद्यमी भारत प्रोग्राम फॉर MSMEs। उद्यमी भारत प्रोग्राम रिसेंटली हेल्ड हुआ, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। और उद्यमी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर भारत प्रोग्राम का मतलब यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। इस एंटरप्रेन्योरशिप में मेनली फोकस किया गया है MSME पर। MSME को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम होस्ट हुआ और इसी में नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया। ये स्कीम्स दोनों इंपॉर्टेंट बनेगी, इनकी फुल फॉर्म से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। एक तो है रैम्प स्कीम, दूसरी है CBFTE स्कीम। दोनों की फुल फॉर्म बनेगी इंपॉर्टेंट। रैम्प की फुल फॉर्म होती है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यानी रैम्प स्कीम। और CBFTE इसकी फुल फॉर्म होती है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्ट। नाम में इनका काम छिपा है। जैसे कि रैम्प का मतलब होता है बढ़ाना, हिंदी में रैम्प का मतलब होता है बढ़ाना, तो ऑब्वियसली MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। अब रेजिंग और एसलेटिंग, यानी उनमें इन्वेस्टमेंट करके उन्हें एसलेट किया जाएगा, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा MSME का। ये होता है MSME रैम्प स्कीम। और कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनकी कैपेसिटी को इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए ताकि वह एक्सपोर्ट कर सके, यानी उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको मैच कराने के लिए उन्हें प्रमोट किया जाएगा ताकि वह अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि प्रोडक्ट को अगर किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है, मैच होना जरूरी है। अगर वह प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता है तो वह प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी के लिए इसमें बढ़ावा देना है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाइए ताकि वह इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो याद रखिए, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए ये CBFTE स्कीम लॉन्च की गई है और रैम्प स्कीम MSME को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 6000 करोड़ का लोन दिया रैम्प स्कीम के लिए। रैम्प स्कीम के लिए 6000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है और ये 5 साल में खर्च किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, ये 5 साल में खर्च किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगेन इनोग्रेटेड द न्यू स्मार्ट स्पार्क NXT कैंपस ऑफ बोसच इंडिया। बोसच इंडिया एक कंपनी है जो कि हालांकि बेस्ड तो गार्लिंगन यानी जर्मनी की एक कंपनी है, गेरलिंगन की, और लेकिन ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब रिसेंटली इसने एक सर्विस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस लॉन्च किया। सर्विस एंड टेक्नोलॉजी यानी एक तरह का वर्क एनवायरनमेंट कैंपस है जहाँ पर बोस्ट के ही एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करेंगे और ये एक बेस्ट क्वालिटी जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है spark.NXT कैंपस। तो एक बस सिंपल मोदी ने इसे इनोग्रेट किया है। तो याद रखिए कि स्पार्क नेक्स्ट जो वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने वाला जो कैंपस है बोस्ट का, वह कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो ये बेंगलुरु में इनोग्रेट किया गया है। अगली न्यूज़ है, इंडियाज मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। 2022 फाइनेंशियल ईयर जो अभी ख़त्म हो चुका है मार्च 2022 को, इसमें इंडिया का मरीन एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई रहा है। पूरे मतलब जितनी भी हिस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और ये देखने को मिला है 30% इंक्रीमेंट। 30% पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 से 30% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अमाउंट में बात करें तो 5758 करोड़ रुपीस का हमने एक्सपोर्ट किया है मरीन प्रोडक्ट्स को। मरीन प्रोडक्ट्स में मेनली हमने एक्सपोर्ट किया है फ्रोजन श्रिम्प। फ्रोजन श्रिम्प इसको हिंदी में बोलते हैं झींगा, और आप देख सकते हैं इमेज में ये फ्रोजन श्रिम्प है और इन्हीं को हमने मेनली एक्सपोर्ट किया है। तो याद रखिए, हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया USA को, फिर चाइना को, फिर EU को, यूरोपियन यूनियन को। इन तीनों को हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा हमने US को एक्सपोर्ट किया है। तो याद रखिए 30% इंक्रीमेंट। अमाउंट याद रखिए $7.76 बिलियन। अगली न्यूज़ है, नीति आयोग रिलीज्ड ए रिपोर्ट। हर रोज़ एक ना एक दो रिपोर्ट तो ज़रूर रिलीज़ कर देता है नीति आयोग। मैं इसका एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा मंथ वाइज। अभी जैसे कि अपना जून मंथ कंप्लीट हुआ तो उसके सारी नीति आयोग की कितनी रिपोर्ट्स रही एक जगह आपको मैं कंपाइल करके दे दूंगा।
तो इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की। रिपोर्ट का नाम है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज़। देखिए, टेक होम राशन एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में क्या किया जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, जो भी लैक्टेटिक वुमेंस होती है, और जो भी 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के बच्चे होते हैं, उन्हें बना बनाया खाना दिया जाता है, यानी फोर्टिफाइड फूड राशन दिया जाता है। बना बनाया खाना दिया जाता है, गर्म खाना दिया जाता है, ताज़ा खाना दिया जाता है, ताकि उन्हें और किसी प्रकार के एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो ये है टेक होम राशन। और टेक होम राशन में किस राज्य ने बेस्ट प्रैक्टिसेस की, किस राज्य ने बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की, किस राज्य के, यानी हम कह सकते हैं कि किस राज्य के जो पीपल है वह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यानी राशन ले रहे हैं या फिर खुद से अपने राज्य से। तो इस रिगार्डिंग ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई कि किसने बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस यूज़ किए, किस स्टेट या किस यूटी ने। और ये नीति आयोग ने रिपोर्ट अकेले ने रिलीज़ नहीं की है, ये रिलीज़ किए UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर। याद रखिए, WEF का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। रोम इटली में WFP का हेडक्वार्टर है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है सुमन के बेरी के द्वारा, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और ये रिसेंटली अपॉइंट है। इनका अपॉइंटमेंट भी याद रखिए, सुमन के बेरी। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन्स सेम इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023। जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो इंटरेस्ट रेट थी, दो स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक तो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। इन दोनों की जो इंटरेस्ट रेट पहले थी वही सेम इंटरेस्ट रेट Q2 के लिए रखी गई है। Q2 का मतलब है जुलाई 2022 से सितंबर 2022, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और Q1 जो कि जून में कंप्लीट हो चुका है। तो इस Q2 में भी इंटरेस्ट रेट वही रहेगी। तो वह है कौन सी इंटरेस्ट रेट? तो PPF की तो है 7.1%, याद रखिए PPF की है 7.1%, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की है 6.8%। 6.8% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की है। तो ये दोनों याद रखिए, और ये वही रेट है जो Q1 में थी, और Q2 में भी यही रहेगी। इतना आपको याद रखना है। और याद रखिए, इन ऑर्डर टू टैकल हाई इन्फ्लेशन SBI ने इंटरेस्ट रेट को 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट होता है उन पर 5.1% कर दिया है, बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट होता है FD 1 ईयर की, उसमें 5.1% का इंक्रीमेंट किया है SBI ने। ये भी आप पैरेलल याद करते हुए चलिए। और ये ऑल सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो 9th क्वार्टर, ये 9th क्वार्टर यानी नॉन स्टॉप पिछले 8 क्वार्टर्स में सेम इंटरेस्ट रही है, और इस 9th क्वार्टर में भी यही रेट रही है बिना किसी चेंजेस के। अगली न्यूज़ है, रिन्यू पावर, UNEP एंड सेवा लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सूर्या टू ट्रेन वुमेन साल्ट वर्कर्स एज टू वर्क इन द रिन्यूएबल इंडस्ट्री। जो वुमेन्स जो साल्ट इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, काम कर रही है, उन वुमेन्स को रिन्यूएबल इंडस्ट्री की ओर ले जाना, ये मकसद है प्रोजेक्ट सूर्या का। इस प्रोजेक्ट सूर्या में 3 बड़ी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस इसमें सम्मिलित है, जिसमें है एक तो रिन्यू पावर, एक UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक है सेवा। सेवा एक कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, यानी वुमेन्स की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनका एक एसोसिएशन है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सेवा। तो ये सेवा ये वुमेन्स के वेलफेयर के लिए काम करता है, वुमेन्स के बिजनेसेस को बढ़ावा देता है, वुमेन्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करता है सेवा। तो इस सेवा ने UNEP और रिन्यू पावर के साथ MOU साइन किया प्रोजेक्ट सूर्या को लॉन्च करने के लिए। अब इन तीनों का रोल क्या क्या रहेगा? रिन्यू पावर तो प्रोवाइड करेगा रिन्यूएबल इंडस्ट्री, यानी एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे वुमेन्स को ट्रेंड किया जाएगा, एक तरह से जो जिन पर ट्रेंड की, यानी एक तरह से मशीनरी प्रोवाइड कराएगा, या और जैसे सोलर इंडस्ट्री में काम करना है तो सोलर पर इंस्टॉल करवाएगा, ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगा रिन्यू पावर। UNEP क्या करेगा? इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखेगा कि ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, किसको किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये प्रोवाइड करेगा UNEP। सेवा क्या करेगा? सेवा प्रोवाइड करेगा वुमेन्स कि किन वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ये किस वुमेन्स की फील्ड ये यानी वुमेन्स किस फील्ड से है, यानी कुल मिलाकर वुमेन्स का कंट्रोल किसके पास रहेगा? सेवा के पास रहेगा।
तो याद रखिए इन तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट सूर्या लॉन्च किया है, जिसका टारगेट है 1000 लो इनकम वुमेन्स को ट्रेन करना। और किस किस वुमेन्स को, जो साल्ट पेन वर्कर्स है। साल्ट पेन वर्कर्स का मतलब होता है जहाँ पर नमक बनता है ग्राउंड लेवल पर, जहाँ पर पानी यानी पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर पानी के उड़ने के बाद जो नमक बच जाता है फिर उसको इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें जो की जाती है उन्हें बोला जाता है पेन वर्कर्स, साल्ट के पेन वर्कर्स। तो उन पेन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा। और ये 1000 वुमेन्स, कौन सी 1000 वुमेन्स, तो ये एक जगह है, गांव है, जिसका नाम है धोखावाड़ा विलेज। और धोखावाड़ा विलेज की, जो कि एक पाटन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये धोखावाड़ा विलेज, यहाँ पर जो काम कर रही वुमेन्स है उन्हें ट्रेन किया जाएगा। आपको पता है कि मोर देन 80% नमक कहाँ से आता है? गुजरात से ही आता है। और गुजरात में स्थित है पाटन डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नायरोबी में है, जो कि केन्या में स्थित है। इतना आप याद रखिए। अगला न्यूज़ है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ओपन्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 इन हैदराबाद। देखिए टेक्नोलॉजी हब यानी फर्स्ट वर्जन, ये कह सकते हैं कि इनिशियली ये लॉन्च किया गया था 2015 में, लेकिन अब इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। एक सिर्फ बिल्डिंग लॉन्च की गई है, और ये बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्डिंग है टी हब में यानी टेक्नोलॉजी हब में। तो ये एम्पावर करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये टेक्नोलॉजी हब, जो कि हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो नए स्टार्टअप्स है उनको कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, उन्हें कैसे मार्केट अवेलेबल करवाना है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है, मैन पावर कैसे आपको गेन करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाएगी। कैसे आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्या क्या मेथोलॉजीज है जिन्हें आप फॉलो करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसे लॉन्च किया गया है हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा। तो याद रखिए इनिशियली 2015 में लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज है, एकनाथ शिंदे स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस एज डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्हें तो अपॉइंट किया गया डिप्टी सीएम के रूप में। और एकनाथ शिंदे इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो एकनाथ शिंदे जो कि 20th नंबर के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, और याद रखिए 20th नंबर के चीफ मिनिस्टर। और इन्हें ओथ दिलवाई है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र के। तो इन्होंने इनकी ओथ दिलवाई थी। एकनाथ शिंदे की बात करें तो ये जवाई ताकुला बोलते हैं तहसील को, तो जवाई ताकुला से बिलोंग करते हैं, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित जवाई ताकुला यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है ओबियसली। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी पहले भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में। तो याद रखिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं एकनाथ शिंदे, और अभी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। बाल ठाकरे ने ऑब्वियसली रिजाइन कर लिया है। अगली न्यूज है, हिमाचल चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्चेज नारी को नमन स्कीम लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। और नारी को नमन स्कीम, सिंपल आप ये याद रख लीजिए कि ये नारी को नमन स्कीम लॉन्च की गई है। जो रोडवेज बसेज होती है हिमाचल प्रदेश की, उसमें वुमेन्स का किराया 50% करने के लिए। और 50% क्या हर रोज़ नहीं, ये 50% सिर्फ और सिर्फ वन डे 15 अप्रैल, जो कि हर साल हिमाचल प्रदेश डे मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश डे हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और हर साल 15 अप्रैल को बिना किसी गवर्नमेंट के अनाउंस के हर साल 50% कंसेशन मिलेगा वुमेन को। याद रखिए यह है नारी को नमन स्कीम। साथ में एक चीज़ और याद रख लीजिए, चीफ मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि जो मिनिमम किराया है रोडवेज का वह 7 रुपये से 5 रुपये कर दिया गया है ऑल पैसेंजर्स के लिए। वुमेन्स के लिए स्पेशल नहीं है, ये सभी के लिए कम किया गया है। और ये सिर्फ 15 अप्रैल के नहीं, ये ऑल डेज, ऑल 365, यानी उसने अपना मिनिमम किराया कम कर दिया 7 रुपये से 5 रुपये है। अगली न्यूज़ है, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ मॉडरेट्स टू 10% ऑन ईयर इन मार्च 2022 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक डिपॉजिट ग्रोथ, इसे आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ हमने देखी थी 11.9%, लगभग 12% की ग्रोथ हमने देखी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में
ये हमको देखने को मिली है 10%। अगर हम बात करें वैसे तो ये थोड़ी सी घटी है, कम हुई है, क्योंकि पूरा ये 2021 कोविड का टाइम था इस वजह से। और लेकिन अगर वैसे बात करें तो दोनों 10% एक मॉडरेट ग्रोथ है, मॉडरेट ग्रोथ रहती हुई आ रही है अपने देश की इस अपने बैंक्स की डिपॉजिट के मामले में, तो ये एक मॉडरेट ग्रोथ है। अगर हम इसे कैटेगरी वाइज बात करें कि करंट में कितना था, सेविंग में कितना है और टर्म डिपॉजिट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, तो करंट में हमें देखने को मिली 10.9%, सेविंग में हमें देखने को मिली 13.3% और टर्म डिपॉजिट में हमें देखने को मिली 7.9%। टर्म डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया। तो ये तीनों चीज़ों में आप तीनों ग्रोथ याद रखिए, किस में कितनी हुई और ओवरऑल कितनी हुई। ये तो फाइनेंशियल 2021 की है, फाइनेंशियल 2022 की कितनी है, 10% है, याद रखिए। लार्ज साइज डिपॉजिट की बात करें तो जो वह डिपॉजिट जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से अबव उन्हें बोलेंगे लार्ज साइज डिपॉजिट्स। और लार्ज साइज डिपॉजिट्स का कवरेज है 40% ऑफ ऑल द डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट है उसका 40% तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का डिपॉजिट है जिनके पास 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। तो याद रखिए आरबीआई का ये कंप्लीट डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगली न्यूज़ है एक्सिस बैंक पार्टनर्स विद इजी डिनर टू लॉन्च प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एक्सिस बैंक के द्वारा। ये लॉन्च क्यों किया गया कि एक्सिस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके इजी डिनर में। इजी डिनर क्या करता है, इजी डिनर करता है आपको अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी रेस्टोरेंट्स की बात करना। अगर रेस्टोरेंट में आपको सीट बुक करनी है तो आप इजी डिनर एप्लीकेशन से आप सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद पेमेंट करना है तो आप इजी डिनर से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अगर डिस्काउंटेड रेट में बोनसेस के साथ और इजी और किसी और बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले पॉइंट्स के साथ अगर आपको अवेलेबल हो तो आप क्यों नहीं उसे अवेल करेंगे। तो ऐसा ही किया है रिसेंटली एक्सिस बैंक ने, तो इजी डिनर के साथ एमओयू साइन किया है ताकि अपने प्रीमियम कस्टमर्स को प्रीमियम फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके इजी डिनर के थ्रू। इसके लिए डाइनिंग डिलाइट्स लॉन्च किया गया है। एग्जाम का प्रश्न ये बनेगा कि रिसेंटली डाइनिंग डिलाइट्स इजी डिनर के साथ मिलकर किस बैंक ने एमओयू साइन किया है, तो फिर आंसर बनेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और बस इतना याद रखिए और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप इजी डिनर में आप 10,000 से भी ऊपर के जो प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं वह सर्च कर सकते हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि आप दुबई में भी इसे सर्च कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स फॉल टू 6 ईयर लो ऑफ 5.9% in the March 2022 according to the Financial Stability Report of the Reserve Bank of India। Recently Financial Stability Report रिलीज की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वारा है। प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है या डीपीआईटी रिलीज करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है, कौन, तो आंसर होगा आरबीआई। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिसेंटली अनाउंस की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका कहना है कि जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वह बैंक्स का पिछले 6 सालों में लो रहा है, वो भी कितना 5.9% की गिरावट देखने को मिली है। ये कहना है इस स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। और एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वह लोन और वह इंटरेस्ट, लोन प्लस इंटरेस्ट या लोन प्लस इंटरेस्ट जो कि 90 डेज और 90 डेज से अबव का हो चुका है, उसे ड्यू हो चुका है, 90 डेज या 90 डेज से ऊपर का ड्यू हो चुका है, उसे बोलेंगे हम एनपीए। तो ये एनपीए बैंक्स का यानी एक कह सकते हैं पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सभी बैंक्स प्रॉफिट में थे, एनपीए काफ़ी कम था। तो ऐसा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर स्टेबल होते हुए दिख रहा है। तो आप याद रखिए 5.9% की गिरावट देखने को मिली है मार्च 2022 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इसका उम्मीद लगाया जा रहा है कि 5.3% देखने को मिलेगा अगले साल। फाइनेंशियल ईयर 2023 जो भी करंट में चल रहा है उसमें 5.3% देखने को मिला। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का ही कहना है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगी, इसलिए आप ये भी याद रखिए 5.3%। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिशेस ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड FIF। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड रिसेंटली बनाया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये प्रश्न बनेगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड किसके द्वारा बनाया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है, देखिए पेंडेमिक्स आती है या फिर किसी प्रकार की अनसर्टेन चीज़ें होती हैं
तो वो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वह रिकवर नहीं हो पाते हैं। जो हाई लेवल इनकम के जो कंट्रीज़ है, बड़े कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो तो इस चीज़ से रिकवर हो जाते हैं, उनके पास मनी होती है, हर लोग स्टेबल होते हैं। लेकिन जो लो इनकम उसमें स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो इन्हीं को इस प्रकार की इवेंट्स में, पेंडेमिक्स में उन्हें स्टेबल करने के लिए ये फंड बनाया गया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड। इस फंड में वर्ल्ड बैंक ने मोर देन $1 बिलियन का फंड एलोकेट किया है, और इस $1 बिलियन में यूएस, ईयू और गेट्स फाउंडेशन जैसी बड़े बड़े देश और संस्थाओं ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, यानी अपना फंड डाला है, ताकि पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, इन शॉर्ट पीपीआर को बढ़ावा दिया जा सके, इसे मजबूत किया जा सके, ताकि लो कंट्रीज़ इजीली रिकवर हो सके। तो याद रखिए, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी। अगली न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 67th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 67th फाउंडेशन डे मनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1995 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, और इसी 1995 ऑफ द 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना फाउंडेशन डे मनाता है। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले कब स्थापित हुआ था, तो ये 1921 को स्थापित हुआ था, लेकिन ये अलग से स्थापित नहीं हुआ था, इसे 3 बैंकों को मर्ज करके फिर स्थापित किया गया था, जिसमें पहला है बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 को हुई थी। उसके बाद कलकत्ता बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1806 को हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं, इसकी 1840 को इसकी स्थापना हुई थी, और इन तीनों को 1921 में मर्ज कर दिया गया था। तीनों को 1921 में मर्ज कर दिया गया था और नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सूटेबल नहीं लगा, फिर उसके बाद इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज कर दिया इन द ईयर 1955 को, और इसी दिन से इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इस साल कौन सा है, 67th फाउंडेशन डे है। दिनेश कुमार खर्रा इसके चेयरपर्सन हैं, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 ₹27.04 लाख करोड़, यानी 34% हाइयर देन इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 में जितना हमने टैक्स कलेक्ट किया था, मैं कंप्लीट टैक्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, उसमें हमने 34% ग्रोथ देखने को मिली है। इट्स ए वेरी मतलब हम कह सकते हैं बहुत हाई है, और काफ़ी अच्छा लगा सुनकर कि 34% का टैक्स कलेक्ट हुआ है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब से जीएसटी आया तब से ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी अप्रैल 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 का ही, फाइनेंशियल ईयर 2022 का ही अप्रैल 22 इसमें हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हमने देखने को मिला 1.6 लाख करोड़ का, यानी इवन इससे अबव, जो कि ऑल टाइम हाई रहा है। और अब इसकी बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 का डायरेक्ट अमाउंट पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स कितना था, तो 14.10 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा था, यानी जीएसटी कितना था, 12.9 लाख करोड़। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। और ये अगर हम बात करें पिछले साल से, फाइनेंशियल ईयर से, तो ये 49% हाइयर है डायरेक्ट टैक्स, 30% हाइयर है इनडायरेक्ट टैक्स। ओवरऑल कितना हाइयर है, ओवरऑल है 34%। अगली न्यूज़ है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 इंपोर्ट्स ऑफ द ऑल फर्टिलाइजर्स टच्ड ऑल टाइम हाई ऑफ 12.77 बिलियन। एक और इंपॉर्टेंट डेटा कि फर्टिलाइजर भी ऑल टाइम हाई रहा है, फर्टिलाइजर भी ऑल टाइम हाई रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और कितना रहा है ये अमाउंट याद रख लीजिए, $12.77 बिलियन, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें हमने इंपोर्ट करते हैं तीन इंपॉर्टेंट हम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट तो ये बनेंगे, एक तो यूरिया और एक डीएपी। मेनली हम तो 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा करते हैं, यूरिया एंड डीएपी। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया। तो जब से ज़्यादा इंडिया यूज़ भी यूरिया ही करता है, और इसका इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा यूरिया का ही किया गया है। और डायमोनियम फॉस्फेट का तो हम कम यूज़ करते हैं डीएपी का कंपेयर टू यूरिया, बाकी इसका भी कम यूज़ नहीं करते हैं, इसका भी काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। फर्स्ट पर तो आता है चाइना, सेकंड पर आता है इंडिया, सेकंड पर इंडिया आता है, और थर्ड पर यूएसए आता है, सबसे बड़े कंज्यूमर्स है।
पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट ऑफ बांग्लादेश इज़ इन न्यूज़। पद्मा ब्रिज आप देख सकते हैं, ये कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है। और ये ब्रिज अभी रिसेंटली हालांकि कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कंप्लीसन में ही है, ये समझ लीजिए कंप्लीट होने वाला ही है। ये पद्मा ब्रिज रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना ये क्लेम कर रहा है कि हमने इसे फंडिंग दी है, बल्कि बांग्लादेश ऑफिशियली ये कह रहा है कि हमने कोई फंडिंग नहीं ली है चाइना से। देखिए कितनी कंट्रोवर्सी है, कितनी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है कि एक देश इंटरनेशनली ये क्लेम कर रहा है कि हमने इस ब्रिज को बनाया है, और जिस देश में ये बनाया जा रहा है वह देश का कहना है कि नहीं, ये तो हमारा कंप्लीट हमारा ही फंडिंग है, इसमें कोई रोल नहीं है उस देश का। ऐसा काम करता है चाइना, आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली पद्मा ब्रिज के लिए भी उन्होंने क्लेम किया, लेकिन बांग्लादेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने कोई फंडिंग नहीं ली है। इस ब्रिज की लेंथ की बात करें तो 6.15 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, और ये पद्मा रिवर पे ही बनाया गया है। देखिए पद्मा रिवर कुछ नहीं है, पद्मा रिवर जो गंगा रिवर है अपने देश में वही पद्मा रिवर है। गंगा रिवर इंडिया से बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम पद्मा कर दिया जाता है। तो बस इतना याद रख लीजिए, कोई अलग से रिवर नहीं है, सिर्फ गंगा रिवर ही है, और इसकी लेंथ याद रख लीजिए। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये है बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। ये ब्रिज केवल रोड का नहीं है, ये ब्रिज ऊपर तो बनेगा, ट्रेन ऊपर तो चलेगी रोडवेज, या रोडवेज क्या बसेस कार्स जितने भी, मतलब एक तरह से रोड का काम करेगा, और नीचे चलेगी ट्रेन, सिंगल लेन ट्रेन है, ये चलेगी नीचे। WTO अडोप्टेड द एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़। फिशरीज सब्सिडीज, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं इसे समझा देता हूँ। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि जो हम फिशरमैन यानी फिशरीज सेक्टर में हम सब्सिडी देते हैं, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आप ये सब्सिडी देना बंद कीजिए। ये जो देश सब्सिडी देते हैं कि अब देख, चाइना $6 बिलियन से भी ऊपर का सब्सिडी देता है अपने लोगों को, इंडिया तो फिर भी लगभग $300 मिलियन के आसपास देता है, यानी हम तो बहुत कम है इन देशों के कंपैरिजन में। फिर भी ये वर्ल्ड बैंक, इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आप ये सब्सिडी देना बंद कीजिए किसानों को, जो फार्मिंग के सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जितना ये सब्सिडी दे रहे हैं उस वजह से ओवर फिशिंग हो रही है। ओवर फिशिंग होने से आने वाले टाइम में बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। तो इसी का कहना है WTO के कि आने वाले 7 सालों में हर देश सब्सिडी देना बंद कर देगा फिशरीज सेक्टर में, ताकि जितनी रिक्वायर्ड फिशिंग है उतनी ही हो सके, ओवर फिशिंग ना हो सके। इसी बीच इंडिया का क्या कहना है, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया का ये कहना है कि देखिए 7 साल तो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को दीजिए, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, हमारा तो मेन सोर्सेज ही फिशिंग है, हमारी तो GDP में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमें 25 साल दीजिए, हमें 25 साल दीजिए, हम 25 साल के बाद हम सब्सिडी देना बंद कर देंगे। ये कहना है इंडिया का, लेकिन WTO कहना है कि नहीं, 7 साल में आपको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कि क्या WTO 25 साल बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। इतना आप याद रख लीजिए, इंडिया 25 साल इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2025 तक तो $14 बिलियन का टारगेट अचीव करना, एक्सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, $14 बिलियन बाय द ईयर 2025। लेकिन 25 सालों तक तो हमें टाइम, 25 सालों तक का तो टाइम देना ही चाहिए। फिशरीज ना हो, फिशिंग ना हो ओशियंस में, और ओशियंस को प्रोटेक्ट किया जाए, और ओशियंस में जो हार्मफुल फिशिंग हो रही है उसे रोका जाए। इस चीज़ के लिए UN ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, उनमें से 14 नंबर का डेवलपमेंट गोल्स ये कहता है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशियंस, सीज, मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओवरऑल ये ओशियंस को बचाने की बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो ये नंबर भी आप याद रखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगली न्यूज़ है, 5th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 लॉन्च्ड। 5th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इसे प्रिपेयर किया गया है, सेट किया गया है बाय द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन शॉर्ट DPIIT के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है। लेकिन इसे अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब, जिसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने देश में बिजनेसेस के लिए तो उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक कह सकते हैं कि सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि ये देश बढ़ रहा है, देश की ग्रोथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है,
एंड डेवलप्ड ए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यानी जो भी किसी प्रकार की अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट से वो तुरंत मिलनी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें ओवरऑल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये रिफॉर्म लॉन्च किए गए, ये प्लान लॉन्च किए गए, 5th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, कि बिजनेसेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे नए नए बिजनेसेस को बढ़ावा दिया जाए, कैसे नए नए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, ये कहना है इस रिपोर्ट का, इस प्लान का, BRAP का इसमें। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ये रिपोर्ट भी रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहना है कि किस राज्य में बिजनेस के रिगार्डिंग यानी एक स्मूथनेस है, किसमें सबसे, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है, ये भी रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इसमें 15 बिजनेस रेगुलेशंस को इंक्लूड किया गया है, 15 बिजनेस रेगुलेशन एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है, और इसमें 301 रिफॉर्म पॉइंट्स को कवर किया गया है। पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि कौन सा राज्य बिजनेस फ्रेंडली है। तो इसमें टॉप अचीवर्स, एस्पायर्स और एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स, ये 4 कैटेगरीज में सभी स्टेट्स, सभी यूटीज़ को डिवाइड किया गया है, जिसमें टॉप अचीवर्स में 7 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं मुझे नहीं लगता आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आप किस किस को कैसे कैसे याद करेंगे। सो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप सिर्फ नंबर याद रखिए। टॉप अचीवर्स में 7 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, और अचीवर्स में 6 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, और एस्पायर्स में 7 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, और एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स में 11 स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें दिल्ली भी इंक्लूड है, इसे इनको इंक्लूड किया गया है। सिर्फ दिल्ली का याद रख लीजिए, दिल्ली एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और इसमें इस लिस्ट में 5 स्टेट और यूटी रह चुके हैं, बाकी सब इंक्लूड हो चुके हैं, बाकी 31 इंक्लूड हो चुके हैं, और जो 5 बचे हैं दे आर नॉट इंक्लूड ड्यू टू इनसफिशिएंट यूजर डेटा। कुछ खास आपको याद रखना नहीं है, सिंपल ये नंबर याद रख लीजिए, बाकी रिपोर्ट किसने बनाई, किसने रिलीज़ की है, कितने एरियाज़ को कवर किया गया, बस, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज़ है QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज्ड। QS का मतलब होता है क्वे एक्वरली साइमंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है QS की। और इसने अपनी एक रैंकिंग रिलीज़ की, इसमें यह बताया कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है तो उसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ना है तो वह लंदन चले जाइए, लंदन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अगर आपको जाना है तो सियोल चले जाइए, साउथ कोरिया का ही एक शहर है। अगर वहाँ भी आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मुनिक चले जाइए जर्मनी में, फिर जूरिक चले जाइए स्विट्ज़रलैंड में। तो ये टॉप 4 इंटरनेशनल सिटीज़ है। फर्स्ट नंबर पर लंदन, फिर सियोल, फिर मुनिच और फिर जूरिक। इन 4 इंटरनेशनल सिटीज़ में आप बेस्ट एनवायरनमेंट देख सकते हैं एजुकेशन का। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की किस सिटी ने टॉप किया है, तो आंसर बनेगा मुंबई बेस्ट प्लेस है फॉर द स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल लेवल पर 103 रैंक है और इंडिया के लेवल पर ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक आती है। उसके बाद आता है बेंगलुरु, उसके बाद चेन्नई, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली। तो याद रखिए, मुंबई के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद फिर चेन्नई, चेन्नई के बाद लंदन इस रैंकिंग में आते हैं। तो ये रैंकिंग है, याद रख लीजिए। बहुत रैंकिंग्स हो चुके हैं, मुझे पता है, इस मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक जगह कंपाइल कर लीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक दूसरी रैंकिंग में, हर रैंकिंग में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन देखने को जरूर मिलेगा। अगली न्यूज़ है फैन कोड ऑन बोर्ड्स रवि शास्त्री एज ब्रांड एम्बेसडर। फैन कोड क्या है? फैन कोड एक कंपनी है जो मैचेस के लाइव कंटेंट दिखाती है, लाइव कंटेंट दिखाती है, स्पोर्ट्स स्टैटिक्स बनाती है, इसे प्रिपेयर करती है, उन्हें लोगों के सामने लाती है, और साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काम करता है। मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स। तो ये 3 चीज़ों का काम है इसका, फैन कोड का। और फैन कोड ने रिसेंटली रवि शास्त्री को, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया है, और फॉर्मर कोच जो कि इंडिया के रह चुके हैं रवि शास्त्री, उन्हें अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और ये अपॉइंट किया गया है क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंडिया का मैच है उसे देखते हुए इन्हें अपॉइंट किया गया है, जो कि जुलाई इसी मंथ में 2022 में कंप्लीट होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ, यानी कह सकते हैं फ्रेंडली टूर है, ये रिसेंटली शेड्यूल किया गया है। इसी को देखते हुए रवि शास्त्री को फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली न्यूज़ है पोकरबाजी। पोकरबाजी याद देखिए, ताशबाजी, जिसे हम कह सकते हैं ताशबाजी। पोकरबाजी अपॉइंट शाहिद कपूर एज ए ब्रांड एम्बेसडर। शाहिद कपूर इंडियन एक्टर, इन्हें रिसेंटली पोकरबाजी का अपॉइंट किया गया। ऑब्वियसली ये पोकर को प्रमोट करेंगे, ताशबाजी को प्रमोट करेंगे। अब क्या प्रमोट करेंगे मुझे भी नहीं पता, भैया आप इतना याद रख लीजिए, पोकरबाजी यानी जो पोकर गेम है इंडिया में, इसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शाहिद कपूर को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। जुआ बढ़ावा देने के लिए भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है
हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाया जाता है, हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाए जाते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है हर साल, क्योंकि ये 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई को बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी आती है किसकी, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की, इन शॉर्ट बीसी रॉय। बिधान चंद्र रॉय, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनेगी कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, और ये भारत रत्न इन्हें 1961 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हें भारत रत्न 1961 में दिया गया था, और बिधान चंद्र रॉय ना केवल भारत रत्न अवॉर्डी थे, बल्कि ये भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फर्स्ट क्या थे, प्रेसिडेंट थे। प्लस ये 2 चीज़ें तो हो गई इनके पास, तीसरी ये पर्सनल फिजिशियन थे महात्मा गांधी के पर्सनल फिजिशियन थे। साथ में ये फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट थे इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया के पहले मेडिकल कंसल्टेंट थे बीसी रॉय। सो इस बहुत बड़ी हस्ती थी, और इन्हीं के बर्थ और डेथ एनिवर्सरी पर हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं। डॉक्टर्स डे क्यों मनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की जो इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर्स का जो रोल है आज के टाइम में हर देश में, हर कम्युनिटी में, हर लोगों में, उसको हाईलाइट करने के लिए डे मनाया जाता है। इस साल की थीम याद रख लीजिए, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन इस साल की थीम है। इसे पहली बार इन 1991 में मनाया गया था। 1 जुलाई 1991 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। अगला है सीए डे, चार्टेड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे। ये भी हर साल 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इस साल ये 74th डे मनाया गया है। इसे पहली बार 1949 में मनाया गया था। 1949 में याद रखिए पहली बार मनाया गया था। और इसके इवेंट में जो चार्टेड अकाउंटेंट्स डे का इवेंट हुआ, इसमें चीफ गेस्ट रहे थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने इसके इवेंट में पार्टिसिपेशन लिया, तो इनका नाम याद रखिए। CAG कौन है अभी वर्तमान में। इस साल की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इस साल की थीम है, याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, जो कि 21st एडिशन, इसे इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अकाउंटेंट्स, और ये नवंबर 2022 में आने वाले कुछ ही महीनों में ये हेल्ड होने वाला है इंडिया में पहली बार। लास्ट न्यूज़ है GST डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। देखिए GST डे एक्ट बना था पहली बार 2016 में। 2016 में 101 फर्स्ट यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 101 हुआ, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उसमें GST को इंट्रोड्यूस किया गया, GST का एक्ट लाया गया इन द ईयर 2016। फिर 2017 में पहली बार इसे इम्प्लीमेंट किया गया फ्रॉम द 1 जुलाई 2017 से टैक्स को, GST को अप्लाई कर दिया गया। लेकिन 2018 में उसके अगले साल इस दिन को मनाना शुरू किया गया, GST डे को। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि मैंने टेलीग्राम क्विज में पूछा था कि GST डे सबसे पहले कब मनाया गया, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ने आंसर किया 2017, जबकि 2017 में तो इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार मनाया गया था 2018 में, और ये इस बार इसका 5th GST डे है या 5th एनिवर्सरी है। इसी के दौरान GST 85 बुक यानी जो बुकलेट है वह भी रिलीज़ की गई थी। याद रखिए, 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स। पूरा एक देश है, पूरा एक मार्केट होना चाहिए और एक ही टैक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए GST। ये इसका थीम है, ये इसका लोगो है, ये इसका आइडिया है। जो आपको कुछ मानना है, ये GST का एक लोगो है, याद रखिए। इसे GST को इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। इसे देखता है GST को, और इस दिन को भी GST के इस डे को भी CBIC ही मनाता है। यह था 4 जुलाई का ओवरऑल कंप्लीट सेशन। हाउ वाज इट, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेयर आपके लिए बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 5 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।